टिकट सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप फिर से समय दिया आपने। सुबह शाम दोनों ही जगह पर हमको निकुंज सर का एक आइडिया और एक व्यू पॉइंट हमको मार्केट का मिल जाता है और उसका बड़ा फ़ायदा अपनी स्क्रीन पर और अपने पोर्टफोलियोज दोनों में देख भी रहे होंगे। खैर मेरे साथ टेक्निकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं, राजेश पालवे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुदीप भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उन दोनों से करेंगे बातचीत। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंडेक्स के लिहाज से ठीक है, बाजार जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। आप अभी कर क्या रहे हैं सर? खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे? आप भी बैठे ही हैं ऐसे ही देख ही रहे हैं? मैंने एलपीजी बिल्कुल खरीद रहे हैं और खरीदने की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं क्योंकि काफी तो बिल्कुल डीपीजी खरीद ही रहे हैं और काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे बना हुआ है। इंडेक्स तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। तो जो पहला स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो क्यूमिंस इंडिया का एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और जिस तरीके से स्टॉक में आज एक्शन बना है हमें लगता है कि यहाँ पे ये स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए वो करीब होना चाहिए 1450 तक का। तो क्यूमिंस इंडिया पे बाय करने की सलाह है 1380 के स्टॉप लॉस से। दूसरा स्टॉक जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है एक्साइड इंडस्ट्री का। स्टॉक में देखें तो एक हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे डेली सेटअप पे बनते हुए दिख रहे हैं, और अब जिस तरीके से वीकली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना के स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, हमें लगता है ये स्टॉक में अच्छा मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। हमने देखा है कि बैटरी स्टॉक्स में पिछले दिनों में भी एक अच्छा मोमेंटम था, तो एक्साइड हम 198 के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह देंगे, 183 स्टॉप लॉस होगा। और तीसरा जो स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है ऑटोमोबाइल स्पेस, और वो टाटा मोटर पे हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। टाटा मोटर में देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में जो रिवर्सल बना है, तो ऑलमोस्ट अब स्टॉक अपने नवंबर के हाई को यहाँ पे स्विंग हाई को यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि जिस तरीके से टाटा मोटर अब 435 के ऊपर सस्टेन हुआ है, नेक्स्ट इसका जो टारगेट बनना चाहिए करीब 455 से 460 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो टाटा मोटर भी होगा थर्ड स्टॉक बाय करने के लिए 429 के स्टॉप लॉस से। ठीक है राजेश, गुड आफ्टरनून। डिम्पी ने आपसे पूछा कि आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमें तो पता है आप या तो वेकेशन पर जा रहे हैं, वेकेशन की प्लानिंग करें, एक बार तो जाकर भी आए हैं। बताइए कहाँ जाकर आए हैं अभी आप ताजा? तो अभी हम ऋषिकेश और देहरादून गए थे। देहरादून में हमारा इन्वेस्टर मीट था, तो ऋषिकेश जाके आए। और बस इसी तरीके से हम हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं टीयर 2 सिटीज में इन्वेस्टर्स के लिए अपना एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते, तो उसके लिए ट्रैवल करते हैं। तो अब नेक्स्ट ट्रैवल जो होगा वो पुणे के लिए होगा। क्या बात है राजेश भाई, आपकी बातें सुन के पहाड़ों की याद आ गई। नॉर्थ में घूम के आए आप। और सुदीप भाई भी सोच रहे हैं कि एक चक्कर लगाया जाए। हाँ सुदीप, ये बताइए पहले कि हमारी ये जो छोटी छोटी पहाड़ियां बन रही हैं स्क्रीन पे, काफी अच्छा मौसम अच्छा आई एम श्योर मौसम तो बहुत ही शानदार होगा। लेकिन ये जो इंडेक्स के ऊपर देख रहे हैं आप, इस समय छोटी छोटी पहाड़ियां बन रही हैं, डेज हाई की तरफ इंडेक्स आ गई है। यहाँ से बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कराएंगे सुदीप? सुदीप अनम्यूट करें अपने आप को। गुड आफ्टरनून अजय जी। आज भी हमने ये देखा कि बैंक निफ्टी खुलने के बाद थोड़ा एक वीकनिंग ये दिखा रहा था अर्ली मॉर्निंग, बट 42,850 ये 42,900 के एक सपोर्ट जोन से वापस रिबाउंड हो रहा है, और ये रिबाउंड को लीड भी कर रहा है एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक जो दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो मुझे लग रहा है आज और कल तक, ये कल दोपहर तक हमें लग रहा है कि 42,800 ये होल्ड कर जाएगा सपोर्ट, एंड 43,400 43,500 तक का एक अपमूव हमें देखने मिल सकता है कल एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी में। तो ये अपमूव के लिए हमारे टॉप पिक्स रहेंगे आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक। ओके, कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज ब्रेक आ रही है। सुदीप और राजेश हम आपके पास आएंगे। मेघना हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही है, पॉलिसी लेवल पे कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज ब्रेक लेके आई हैं। आइए उनसे एक बार जान लेते हैं कि किस तरह की एनर्जी साइड पे जो क्रूड की नरमी आ रही है उसको देखते हुए क्या सरकार बदल सकती है नियम, कुछ पॉलिसी लेवल पे क्या थिंकिंग चल रही है। बताइए मेघना, गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून। जो विंडफॉल टैक्स लगाया था गवर्नमेंट ने 1 जुलाई को, तब हम जानते हैं कि जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस थे वो $100 पर बैरल मार्क के काफ़ी ऊपर चल रहे थे। तो जो अब सूत्र जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस भी काफ़ी नीचे आ चुके हैं, तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि जब क्रूड ऑयल प्राइसेस लगभग $70 to $75 पर बैरल तक आ जाएंगे तो गवर्नमेंट ये विंडफॉल गेन्स टैक्स पूरी तरह हटाने की तरफ सोच सकती है। ये सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का ये मानना है कि जब $75 पर बैरल के आसपास ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस टच कर जाएंगे तो जो सुपर प्रॉफिट जो कंपनीज को पहले हो रहे थे वो नहीं रहेंगे, जिससे कि ये विंडफॉल गेन्स लगाने का जो पूरा जो रीज़न था वो हट जाएगा। तो ये गवर्नमेंट सोच रही है कि उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी विंडफॉल गेन्स टैक्स लगाने की। इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी क्लोजली मॉनिटर कर रही है कि ओपेक क्या डिसीजन लेता है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को लेकर, क्योंकि उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं उस पर देखा जाएगा। तो ये फिलहाल ये बड़ी खबर ये है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सुपर प्रॉफिट्स की वजह से लगाया गया था $112 पर बैरल मार्क पे, उससे काफ़ी कम आ चुके हैं। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो उस पर ऑलरेडी जो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी एक्सपोर्ट्स को लेकर वो हटा दी गई थी काफ़ी पहले ही, क्योंकि जो क्रैक रेट है वो काफ़ी नीचे आ चुका था। डीजल और ATF पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि जो लेवल्स पर लगाया गया था उससे काफ़ी नीचे लेवल पर आ चुका है। विंडफॉल गेन्स टैक्स सेस पर जो लगाया गया था क्रूड ऑयल सेस प्रोडक्शन पर, उस पर भी ₹23,000 के ऊपर लगाया गया था, वो भी काफ़ी आधे से नीचे आ चुका है। तो अब ये देखना रहेगा कि कब $75 पर बैरल मार्क टच करता है और कब गवर्नमेंट इसको हटाने की तरफ, विंडफॉल गेन्स टैक्स को हटाने की तरफ बढ़ती है। ठीक है, बिल्कुल मेघना, आपका बहुत शुक्रिया। काफ़ी ज़रूरी जानकारी आप हम तक पहुंचा रही हैं। विंडफॉल गेन टैक्स खत्म करने की यहाँ पर कोशिशें सरकार की तरफ से पूरी तैयारी नजर आ रही है। राजेश, आपसे ही जानना चाहेंगे, वैसे तो इन दिनों ONGC ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स लगातार फोकस में है भी, क्योंकि क्रेडिट पार्क कमेटी की जो रिपोर्ट आई है इसके ठीक बाद एक नेगेटिव इम्पैक्ट इन स्टॉक्स पर पड़ता हुआ दिखा है, और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए जो प्राइस कैप लगाए गए हैं या प्राइस कैप की या लिबरलाइजेशन की एक तरह से जो खबरें आती हुई दिख रही है इस रिपोर्ट में, वो काफी पॉजिटिव साबित हो रही है। लेकिन इस वक्त क्रूड में जो उथल पुथल मची है, विंडफॉल टैक्स को लेकर जो खबरें आ रही है, इस पूरे सिचुएशन को, उस पूरे सिनेरियो को देखते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर आपका आउटलुक क्या होगा? मानसी जी, बिल्कुल ऑयल मार्केटिंग कंपनी में अगर हम देखें तो तीनों ही स्टॉक काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्राइस बिहेवियर दिखा रहे हैं, और उसमें IOC का सेटअप काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से IOC में हमें लगता है कि जो मोमेंटम बना है 200 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है स्टॉक ने, तो यहाँ पे हम 84-86 तक के अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकते हैं। तो IOC यहाँ पे पॉजिटिव है OMC में, और हमें लगता है कि यहाँ पे बने रहना चाहिए 73 के स्टॉप लॉस से। वहीं हम बात करें कि ONGC में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में जरूर एक लोअर साइड से रिकवरी का ट्रेड बनते हुए दिखा है, लेकिन स्टॉक अब ऑलमोस्ट अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन जो कि इसका करीब 142-144 की रेंज में, वहीं पे जाके अटकते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि ONGC में जो ब्रेकआउट आना है वो करीब 144 के ऊपर आएगा, और अगर ये 144 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होगा तो फिर यहाँ पे तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती, जो कि ये स्टॉक को 155 की तरफ भी लेके जा सकती है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे हम वेट एंड वॉच रखेंगे ONGC में, बट OMC में हमें लगता है IOC को यहाँ पे बाय किया जा सकता है करंट लेवल पे भी, और ये स्टॉक हमें लगता है 84-86 तक जाते हुए दिखेगा। ओके, ठीक है। खैर, इस बीच मार्केट तो नए रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 3 दिन से बाजार रिकॉर्ड स्तरों पर, पहले 604, फिर 613, फिर 640, अब 690 के भी ऊपर आके ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और आज तो 2 नए ऑल टाइम हाई टच किए इसने, एक तो सुबह और अब वापस अब क्लोजिंग की तरफ में। तो नए रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी, बैंक निफ्टी भी ऑलरेडी कुछ ऐसे ही था जब उसके अपने दिन थे, उसने बैक टू बैक ETH टेस्ट किए। 3 बड़े इंडाइसिस सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स अभी थोड़ा पीछे हैं, तो इसलिए ये चर्निंग हो सकती है क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स कम है और पैसा, इक्विटीज़ में पैसा जो है FIs का पैसा वो भी आ ही रहा है। तो चर्निंग से आप देख रहे होंगे, थोड़ी देर पहले निकुंज भी आपको बता रहे थे कि छोटे और मझोले शेयर्स के इंडाइसिस पे आप ज़्यादा ध्यान रखें, वहाँ से चुन कर आएँ और वहाँ से आपको मजबूती मिल सकती है। निफ्टी ने पहली बार 18,700 के लेवल को टेस्ट कर दिया। फ्यूचर्स में ऑलरेडी प्रीमियम ज़्यादा है, इसलिए फ्यूचर्स तो 800 के भी पार है।
825 अभी मेरी स्क्रीन पे भाव आ रहा है दिसंबर का। आप कहेंगे तो हमारे प्रोड्यूसर साहब उसको दिखा भी देंगे। तो स्पॉट में 700, फ्यूचर्स में 800, दोनों को दोनों लेवल्स पार हो गए। ये रिकॉर्ड स्तरों पर नए शिखर पे बाजार आपको बैक टू बैक दिख रहा है। डिम्पी, सेंसेक्स भी 62,900 पहली बार गया है। हाँ, तो वही है ना, बैक टू बैक कि आपके अब नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब आपको जब भी पुराने लेवल से ऊपर जाएगा फिर आपको लिखना पड़ेगा, फिर आप ATH पे आ गए, यानी कि ऑल टाइम हाई पे आ गए। तो मान ही लीजिए आपके सारे ऑल टाइम हाई अब लग चुके हैं। अब बाजार यहाँ से नए गेन, नए शिखर पर आपको चढ़ता हुआ दिख रहा है। सामने रेजिस्टेंस नहीं होते, टेक्निकल्स वाले अच्छे समझते हैं, जब ATH चलता है तो सामने रेजिस्टेंस नहीं होते और एक मोमेंटम, एक दायरा बनता हुआ चलता है, इसके अंदर वो बढ़ता ही जा रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स पे आ जाते हैं सीधा सीधा। सीमेंट कंपनीज को लेके बता रहे हैं कि उनके दिन काफी अच्छे हैं। एक तो क्रूड का फॉल, दूसरा डिमांड, सामने खड़ा है बजट। तो 3 ऐसे ट्रिगर आके बन गए हैं जो कि क्रूड के लिए बड़े बेनिफिशियरी हो सकते हैं, माफ कीजिए सीमेंट के लिए काफी बेनिफिशियरी हो सकते हैं। सुदीप, वैसे आपकी अपनी मर्जी, आप कोई भी सीमेंट कंपनीज देख के दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी छोटी सी हेल्प कर सकता हूँ। आप एक बार जरा ग्रासिम इंडस्ट्रीज को देखें। ये 1750 को ना पार नहीं कर रहा था, आज फाइनली अच्छी क्लोजिंग आई है। अगर आपको इसमें दम लग रहा है तो इसके बारे में बता दीजिए। अगर इसको गिरा के कोई और शेयर बताना है तो वो भी आप बता सकते हैं। जी डिम्पी जी, सीमेंट पिछले 1-2 दिन से हमें लगा कंसोलिडेशन के बाद जो आज सीमेंट में हमें चाल दिख रही है, वो 2-3 स्टॉक सीमेंट में बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक ग्रासिम तो है, ग्रासिम में एक अभी स्टार्ट हो रहा है अपमूव, और दूसरा एक स्टॉक है दालमिया भारत। तो दोनों पे हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार ग्रासिम का अगर हम सेटअप देखें तो एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा था अराउंड सितंबर अक्टूबर में 1650 का एक बेस बनाया था। वहां से अब ये 1680 का नवंबर में एक हायर बॉटम बना रहा है। तो वहां से ये मुझे लग रहा है कि ये एक ब्रेकआउट की ये स्टार्टिंग फेज है। तो की मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जो हिसाब से टेक्निकल सेटअप है, ऑसिलेटर्स है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1710 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे 1820 1850 के टारगेट्स ऊपरी स्तर पे आ सकते हैं। पर इससे बढ़िया एक दूसरा काउंटर है जो है दालमिया भारत। ना दालमिया भारत ने क्या किया है, ये स्टॉक ने अपना डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, जो स्विंग जो हाईज थे उसको पार करके नवंबर 2021 से जो स्विंग हाईज थे, लोअर स्विंग हाईज, ये उसको उसने आज ब्रेकआउट दिया है उसमें से। एंड द ब्रेकआउट इज सपोर्टेड बाय रोबस्ट वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा आज पिछले 2-3 दिन में हमें दिख रहे हैं, तो विच इज एडिंग टू द स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस दे रहा है वॉल्यूम्स के साथ, ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप हो रहा है ये स्टॉक में। और स्टॉक 1780 1790 का जो एक रेजिस्टेंस था पिछले 15-20 दिन का, ये आज उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी डिप में हमें इसे खरीदना चाहिए। एंड दालमिया भारत 1770 के स्टॉप लॉस से 1880 के टारगेट के लिए हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। सो दोनों स्टॉक दालमिया भारत एंड ग्रासिम दोनों ही ठीक है। दालमिया भारत ज्यादा बेटर लग रहा है दोनों में से। क्या दालमिया भारत सुदीप की पसंद, और ग्रासिम में भी आप उन्हें नजर आते हैं करंट सिचुएशन, करंट लेवल्स को देखते हैं। लेकिन एक बार निफ्टी ऑटो इंडेक्स को देखते हैं। इस वक्त आउट परफॉर्मेंस एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल स्पेस से नजर आ रही है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में करीब 128 अंकों की बढ़त हम देख रहे हैं। अच्छी तेजी, और ऑटो बिक्री के आंकड़ों से ठीक पहले ये तेजी नजर आ रही है। राजेश, ऑटो सेल्स के नंबर्स लगातार हम देख भी रहे हैं। पिछले 3 महीने से पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, और अनुमान ये भी लगाए जा रहे हैं कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जो है एक प्रीमियम सेगमेंट के तौर पर ग्रोथ जो है अनअफेक्टेड इस वक्त नवंबर के ऑटो सेल्स फिगर्स में भी नजर देखने को मिलेगी। फेस्टिव सीजन के चलते ट्रैक्टर सेल्स मोमेंटम जो है वो भी कायम रहेगा। ऑटो सेक्टर से जुड़ी चुनिंदा कंपनियां जिनमें एक्शन इस वक्त नजर आ रहे हैं, उन्हें अगर देखें, पर्टिकुलरली ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा, साथ ही बजाज ऑटो, मारुति जैसे काउंटर्स जिन पर लगातार ब्रोकरेज पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी नजर आती हैं। कोई पर्टिकुलर स्टॉक, कोई पर्टिकुलर सेगमेंट अगर आप पिक करना चाहेंगे, पीवीसीवी किसी, या फिर ट्रैक्टर सेल्स की जहां हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिविटी वहां से भी दिख सकती है। तो मानसी जी देखिए, पहला स्टॉक तो टाटा मोटर को हमने शो की शुरुआत में रिकमेंड भी किया है, और हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर M&M को देखें तो स्टॉक ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से तो एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। बट नियर टर्म में एक करेक्टिव मूव हमने M&M में देखा था पिछले कुछ दिनों में, और स्टॉक ऑलमोस्ट 1360-70 की रेंज से करेक्ट होते हुए देखने को मिला था, और 1200 के आसपास के लो बने थे। लेकिन अब जो वापस से स्टॉक में लोअर साइड से एक रिकवरी बनी, वापस स्टॉक में अब 100 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन करते हुए दिख रहा है स्टॉक। तो ये दिखाता है कि स्टॉक ओवरऑल ट्रेंड की तरफ वापस से कंटिन्यू करेगा, जो अप ट्रेंड इसका बना हुआ है।
और यहाँ पे हमें लगता है कि नेक्स्ट टारगेट जो बनना चाहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में वो आना चाहिए करीब 1360 से लेके 1380 तक का। ये होंगे ट्रेडिंग टारगेट और करंट लेवल से यहाँ पे 1250 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी। एक शेयर मैं जरा सुदीप से पता कर लेता हूँ, फिर हम एनसीसी के मैनेजमेंट से भी बातचीत करेंगे। सुदीप, आपकी तरफ से कोई ऐसा शेयर जो आप अभी नोटिस कर रहे हो? हम तो पूछेंगे बहुत सारे शेयर आपसे। जी डिम्पी जी, एक स्टॉक जो अभी फिलहाल नजर आ रहा है स्क्रीन पे और ब्रेकआउट अच्छा दे रहा है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये स्टॉक ने अपना एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया जो अप्रैल 2022 से अगर हम इसके लोअर हाईज ये कनेक्ट करें तो, और ये 7 महीने का ब्रेकआउट है। और पिछले 5 दिन से अगर हम देखें तो ये स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। 900 920 15 का जो एक रेजिस्टेंस था इसका, इसके ऊपर आज सस्टेन भी कर रहा है। और ये जो राइज आ रहा है वहां पे मुझे लग रहा है वॉल्यूम और ओआई बैक्ड भी है। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स ये लेवल से भी खरीदा जा सकता है 910 के स्टॉप लॉस से 960 के टारगेट के लिए ऊपरी स्तरों पे। ओके, ठीक है। यूनाइटेड स्पिरिट्स को ध्यान रखिएगा। ऑलमोस्ट आज हमने 12 बजे शो के बारे में चर्चा की थी और ये अब 1000 की तरफ बढ़ने वाला शेयर हो गया है। इस पे अभी भी सुदीप कह रहे हैं कि खरीदारी की जा सकती है। 927 का भाव है, आज करीब 2% तक की तेजी है। अब हमारे साथ एनसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर विजय कुमार वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। क्योंकि आप इंफ्रा कंपनी से सबसे पहले आपसे यही पता किया जाए कि आपकी ऑर्डर बुक वगैरह का साइज क्या है, अगले साल अगला फाइनेंशियल ईयर में कैसा रहेगा, और सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर कैसा ऑर्डर बुक है सर आपका? अभी हमारा ऑर्डर बुक एज यू सेड इट इज 40,000 crores, यू नो, फॉर H1 में हमारा ऑर्डर्स मिले हैं 7,200 crores रफली, which is higher by like 33% compared to previous year. And most of these orders come from building division, water division, mining and electrical. Buildings का major chunk है इसमें 63% का बिल्डिंग्स का है, वाटर का 17% का है। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वी डोंट हैव अ स्पेसिफिक गाइडेंस फ्रॉम द बोर्ड कि जितना गाइडेंस देना है, बट पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई थिंक वी शुड बी एबल टू मेंटेन द पेस। ओके मिस्टर कुमार, मार्जिन्स को लेकर आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि हमने देखा है ऑलमोस्ट 10% फॉल मार्जिन्स के फ्रंट पर भी देखने को मिला है। क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो डाउनफॉल दिखा, जो करेक्शन नजर आया, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता हुआ दिखेगा? मार्जिन्स बैक टू 12% के लेवल्स पर नजर आएंगे या फिर लेवल्स जो है 10% से भी नीचे जाते हुए दिख सकते हैं? आउटलुक आप क्या रखते हैं मार्जिन्स पर? अब ठीक बोल रहे हैं। आई थिंक लास्ट H1 22 में हमारा EBITDA मार्जिन था 10.7%। अभी H1 23 में हमारा मार्जिन्स आर 9.6%, सो जस्ट अराउंड 100 बिप्स कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर। You see, but the commodity prices have अभी ज्यादा एस्केलेट हुआ है, उसमें 20-30% तक चले गए हैं, बट स्टिल द मार्जिन्स वी मेंटेन्ड वेरी रीजनेबली। गोइंग फॉरवर्ड हमारा जो जितना भी मार्जिन का आउटलुक जो भी है, मेरा बोर्ड ने अभी तक गाइडेंस नहीं दिया, तो इसलिए आई एम नॉट एबल टू शेयर विद यू स्पेसिफिक नंबर, बट हम एक कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं द मार्जिन्स आर डेफिनेटली positively going to improve during this FY as we see easing down of the commodity prices. ठीक है विजय जी, क्योंकि आपसे हमने ऑर्डर बुक पता कर लिया, मार्जिन्स पता कर लिया, अब आते हैं डेट पे जो बहुत क्रूशियल होता है बैलेंस शीट्स में आपकी, वो कितना है सर? और उसका अगर वो बहुत ज्यादा है तो उसको उतारने का तरीका भी बताइएगा फिर। या हमारा डेट तो नो डाउट रिड्यूस करना है, रिड्यूस करेंगे। आप देखेंगे तो H1 22 एंड में 2,100 crores था, अभी वो 1985 crores, which is 220 crores less है compared to last half year. So we have no doubts that we are completely conviction है हमारे पास डेट रिड्यूस करने के। as such हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट तो ज्यादा नहीं है, it is like 150 crores or something like that. So the next question is your rate impact. Rate impact अभी तक तो
ज्यादा नहीं है. वी आर नॉट सीइंग द फुल इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक. एंड ये इंटरेस्ट रेट हाइक का जो भी है, दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट एग्जीक्यूशन का. एग्जीक्यूशन बिकॉज आवर कॉन्ट्रैक्चुअल स्ट्रक्चर्स आर एडिक्वेट. ये जो जितना भी शॉक हो जाएगा इंटरेस्ट रेट में, वो आई थिंक वी शुड बी एबल टू ऑब्जर्व इट कंप्लीटली. ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने की और गुड लक अपने प्लान्स के लिए, और ये स्पेशली जो अपने डेट को कम करने का प्लान है. इनफैक्ट एनसीसी एक चुनिंदा स्टॉक है बाजार में जिसमें काफ़ी काम हो रहा है लॉन्ग साइड पे. 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना अगर आप एनसीसी का देखें, 6 महीने में 30% रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक 83 का. एक बार सुदीप से क्विक व्यू ले लेते हैं एनसीसी पे, उसके बाद सुशील केडिया जी जो तैयार हो रहे हैं शो पे आने के लिए वो जुड़ेंगे 2 ही मिनट में. बट उससे पहले हम जाते हैं सुदीप के पास. सुदीप, एनसीसी 83 क्या ये 100 रुपए की तैयारी कर रहा है पोजिशनल? जी बिल्कुल अजय जी, अगर हम एनसीसी का मीडियम टर्म चार्ट देखें तो ये हायर टॉप हायर बॉटम तो बना ही रहा है. और ये इसका एक रेजिस्टेंस था जो सितंबर अक्टूबर में था 75-76 लेवल्स का. ये इसने इसके ऊपर सस्टेन किया है ये पूरा नवंबर महीना. और अब हम पिछले 3-4 दिन में देख रहे हैं कि एक अच्छा सा वॉल्यूम बेस्ड एक्शन भी है हमें इसमें दिखने हम देख पा रहे हैं. तो ये लेवल पे और 80 के डिप्स पे भी हमें इसे इकट्ठा करना चाहिए, हमें इसे ऐड करना चाहिए. और स्टॉप लॉस 79 रहेगा और टारगेट 95 से 98 ऊपर की तरफ रहेगा. ठीक है सुशील जी, जब तक तैयार हो रहे हैं अपने चार्ट्स वगैरह सेटल करके, तब तक हम राजेश के पास एक बार जाते हैं. ये होटल स्टॉक्स में एक नई बाइंग देख रहे हैं आज. इंडियन होटल, लेमन ट्री, ये चार्ट जरा देखिए, ये लेके आइए डायरेक्टर साहब, लेमन ट्री का चार्ट लेके आइए. अच्छे वॉल्यूम के साथ आज भी स्मॉल कैप स्पेस में आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, जबकि ऐसा नहीं कि चला नहीं है. नीचे से देखिए, अगर आप 40% तो 6 महीने में चला है, और 1 साल का अगर आप चार्ट देखेंगे इवन लेमन ट्री का तो मोर देन डबल हो चुका है. राजेश, अभी भी चेज करना चाहिए इंडियन होटल्स और लेमन ट्री? देखिए, इंडियन होटल में देखें तो लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से तो स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है. लास्ट 2 महीने में जरूर एक साइडवेज बिहेवियर था प्राइस एक्शन, और हम देखें तो अभी भी यहाँ पे एक लोअर साइड से जिस तरीके से स्टॉक में वापस से बाइंग एक्शन बना है, तो ये स्टॉक में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया लगता है वो करीब है 334-35 के आसपास. ये रेंज क्रॉस होने के बाद वापस अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए दिखेगा इंडियन होटल. तो यहाँ पे व्यू तो बुलिश है. स्टॉप लॉस है हमारे करीब 305 के आसपास. जब तक ये स्टॉक इसके नीचे नहीं फिसलता है कोई भी छोटी मोटी डिप में हम बाय करेंगे. 335 के बाद हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट इसके 360-70 तक आते हुए दिखेंगे. लेमन ट्री काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिला है, और ड्यूरिंग द मंथ ही देखें तो करीब 20% के आसपास के गेन लेमन ट्री में आते हुए दिखे. और जिस तरीके से हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बनाते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि स्ट्रेंथ पूरे सेगमेंट में बनी हुई है और कंटिन्यूटी रहेगी यहाँ पे. लेमन ट्री में अब यहाँ पे जो सलाह रहेगी वो ये रहेगी 92 के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके पोजीशन होल्ड करें. ये मोमेंटम हमें लग रहा है कि 115-120 की तरफ भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है. तो 92 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की सलाह. ओके, चलिए सुशील केडिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं. सुशील जी, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. बाजार तो अपने फीट ड्रैग करने जैसी बात हो गई कि अगर सिर्फ निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी डेज लो पे, और थैंक्स टू रिलायंस और एक दो और चुनिंदा स्टॉक निफ्टी डेज हाई पे. रिलायंस उसको गिरने नहीं दे रहा है और पीएसयू बैंक आगे जाने नहीं दे रहे. एसबीआई को देखिए, बड़ी दुविधा वाली बात है अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेडर हो. आप कैसे इस समय इस दुविधा से क्या कोप कर रहे हैं? देखिए, दुविधा का सरल नियम है जीवन में भी और बाजार में भी, व्हेन इन डाउट स्टे आउट. तो अगर ये दोनों हमारे साथ खेल कर रहे हैं, आंख मिचौली कर रहे हैं, तो शांति से हमको जहां दूसरी जगह सरल पैसा मिल रहा है, बाजार में आने का मेरा मकसद ये तो नहीं है कि मेरे को हर पजल को सॉल्व करना है और अपनी आईक्यू को हर रोज साबित करना है. तनाव कम से कम हो, रिस्क कम से कम हो और ठीक ठाक मुनाफा मिल जाए. तो अगर ये दोनों खेल रहे हैं, इनको खेलने दो, और जब इनके खेलने से पेलने का टाइम आएगा, ये जब पीली लाइन टूट जाएगी तब हम बेचेंगे. और अगर इस बीच में और भी बढ़ गए तो परवाह नहीं है. जो बी ग्रुप के स्टॉक 20% 30% बढ़ जाते हैं. 4 दिन पहले टाटा मोटर्स डीवीआर का कॉल निकाला, आपके साथ बात नहीं कर पाए थे पर ट्विटर पे पोस्ट कर दिया. एक दिन में 10% बढ़ गया. अगर लगता है अगले 10-15 दिन में वो 30% बढ़ सकता है, या एमआरपीएल पे वो कॉल आ रही है, या मान लीजिए, तो उन पे हम आएंगे बाद में. तो निफ्टी बैंक निफ्टी ऐसा है कि जितनी भी आंख मिचौली है ना, ये सारे लक्षण अक्सर होते हैं जब एकदम बाजार का अंतिम चरण आता है, चाहे तेजी में या मंदी में.
तो पार्टिसिपेशन लार्ज कैप्स के अंदर में इतनी नैरो डाउन होती जा रही है कि एक दो स्टॉक मिला के, पिछले सप्ताह हम आपसे जब बात करके गए थे तो यहाँ पे थे, और 5 दिन के अंदर में देखने को बैंक निफ्टी 1.5% बढ़ गया है, पर ये एक ही दिन में बस गैप अप हुआ और उस गैप अप के बाद 4 दिन से वहीं फ्लोट कर रहे हैं। तो ये अच्छे लक्षण नहीं है, और इस तरफ खर्च हो जाए हम इस उठापटक के अंदर और जब बड़ी चाल बने फिर हम बाकी रह जाएंगे। इसलिए मेरा जो पिछले 4 सप्ताह से स्टांस है कि इसी तरह की चाल दे रहे हैं। तो इंडिविजुअल बैंक्स खेल लो, बंधन बैंक जो बिल्कुल कुटा पिटा था हमने वो ले लिया, बैंक निफ्टी। फेयर पॉइंट सुशील जी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूं यहाँ पे कि इंडेक्स का व्यू मैं समझ गया आपका। चलिए हम लोग अब उस एरिया से बात करते हैं जो सरल है, और इंडेक्स सरल बड़ी लिस्ट में टॉप सरलता है। नेम्स क्या आ रहे हैं? मैं 2 और सरल इंडिसेस आपको दिखा रहा हूं। जी बिल्कुल। आपका ऑडियो नहीं मिल पा रहा है, एक बार अनम्यूट करेंगे? सुशील आपको आवाज आ रही है? हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? जी हाँ, आ रही है। हाँ जी। अच्छा सॉरी, देखिए पीएसयू बैंक निफ्टी इंडेक्स का ये ग्रेवस्टोन डोजी बना, 2 दिन साइडवेज गया, आज जोर से नीचे आ गया, अब ट्रेंड लाइन टूट गई और ये मोमेंटम डाइवर्जेंस होकर मोमेंटम फिल्टर भी टूट गया। तो यहाँ पे 100% टेक प्रॉफिट बनता है। अब कोई चीज छूट जाएगी फिर वापस अगर जुड़ जाएगा तो वापस लेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बड़ी रोचक चीज दिखाना चाहता हूं। ये रेशियो चार्ट है पीएसयू बैंक निफ्टी वर्सेस नॉर्मल बैंक निफ्टी, जो हम 2021 से लेके पूरा 22 तक लगातार ये कंटिन्यूअस आउट परफॉर्म करेंगे। एंड टोटली अनफैशनेबल नहीं, रिडिकुलस था ये थॉट कि आईओबी यूओबी आपको अनशंट पैसा दे देंगे, फेडरल बैंक और ये बैंक ऑफ बड़ौदा कैन बैंक अनशंट पैसा दे देंगे। आई थिंक दैट वन साइकिल इज नाउ गेटिंग ओवर। ये सीरियस आउट परफॉर्मेंस का साइकिल ओवर, और अगर यहां से 15% का अंडर परफॉर्मेंस पीएसयू बैंक्स में आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और साथ में अगर बैंक निफ्टी ने 10-12% का करेक्शन दे दिया, जिसकी वार हम काफी देर से कर रहे हैं, फिर 25-30% तक का करेक्शन ये सारे अब छोटे वाले बैंक्स में भी आने की तैयारी हो गई। एक बार टेक प्रॉफिट बनता है। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉन्ग टर्म के लिए है, इस रेशियो चार्ट में आप देखिए 10 साल से लगातार पीएसयू बैंक्स इंडेक्स वर्सेस नॉर्मल बैंक निफ्टी लगातार डिक्लाइन पे था और एक लॉन्ग टर्म बॉटम यहां बनकर इसका ब्रेकआउट हुआ है। और ये फर्स्ट चरण सिर्फ अभी आया है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये वापस 10 साल के डिक्लाइन में जाएंगे। आई एम रादर बेटिंग ऑन आइडिया ये 10 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस है ये अगले 2 साल 2.5 साल तक वापस रीगेन करेगा, और उसमें एक चरण कंप्लीट हुआ है। अगर यहाँ मुनाफा खाकर हम राइट हो जाते हैं और ये फिर से वापस करीब करीब इस जोन में आएगा, 20-25% का करेक्शन देने के बाद वापस ये पीएसयू बैंक से मेरे को 2023 में बेतहाशा तेजी लगती है। और उस तेजी को खाने के लिए अगर अभी मुनाफा खा लिया तो नीचे में हम वापस लेने लायक हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। सुशील जी, गुड आफ्टरनून। अब आप ये बताइए कि ट्रेड क्या बन रहा है, कौन से सेक्टर्स और एफएनओ कैटेगरी में फिर कहां नजर रखी है आपने, और स्टॉक्स कौन से सुझाने जा रहे हैं आप फिर? देखिए, जब टाइम फ्रेम को चेंज करना पड़ता है, जब मार्केट इतनी आंख मिचौली खेलता है, तो हम मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म की अभी भी बहुत सारी बेट्स है बी ग्रुप में, और ए ग्रुप में रेसिडुअल ट्रेड्स है। आईटीसी शॉर्ट किया, एक टेक प्रॉफिट ले लिया, अब वापस आईटीसी को हम शॉर्ट करेंगे, कल का लो तोड़ देगा, आईटीसी फिर से शॉर्ट हो जाएगा। आप हिंदुस्तान लीवर अभी भी स्पाइक मार रहा है, लास्ट स्पर्ट अप है। केमिकल स्टॉक्स में अगर अतुल इंडस्ट्रीज पे अभी भी लॉन्ग का ट्रेड बन रहा है, तो बहुत सिलेक्टिव ट्रेड्स हैं, पूरे सेक्टर्स को नहीं पकड़ सकते। अगर एनबीएफसी पे मैं कूदूं तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हमें जो लगता है अगले 6 महीने 8 महीने में 300 भी हो जाएगा तो बड़ी बात नहीं है, परंतु इस वक्त फिलहाल हम सिर्फ 175-80 की चाल के लिए लॉन्ग हैं, और इस लेवल से भी लॉन्ग लोग कर सकते हैं। और पिरामल इंटरप्राइजेस को एनबीएफसी में जोड़े, किस में जोड़े, कॉन्ग्लोमरेट में जोड़े, चलिए एनबीएफसी की लिस्ट में आता है, इसका नाम एनएससी की क्वालिफिकेशन है। तो अगर 838 क्रॉस कर जाता है पीएल, तो मुझे लगता है एक बार 1150 हो जाएगा, और 1150 क्रॉस कर गया तो 1800, और अगर 838 क्रॉस नहीं करता, कोई कारण से 775 तक नीचे आ गया और वहां से रिवर्सल देगा, तो जो अपना हमारा व्यू बन रहा है कि निफ्टी एक बार अगर 17,000 आ जाती है या वापस टूट के और 15,000 भी चली जाती है, तो भी 2023 के फर्स्ट हाफ में हमें 22,000 की निफ्टी लगती है, तो हो सकता है पिरामल इंटरप्राइजेस उस दौर में 1800 का भाव देगा। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए जो आपके दर्शकों को बड़ी रुचि रहती है और दबाव सा भी बन जाता है उसके कारण, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ,
ये 4 सो कॉल्ड एनबीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स में इस वक्त अप ट्रेंड है, बाई का चल रहा है ट्रेड, उनको मेंटेन करेंगे। बाकी बंधन बैंक के सिवा मेरे को एक भी बैंक में लॉन्ग नहीं करना, दूसरी किसी एनबीएफसी को टच नहीं करना। अब पावर के साइड में अगर आते हैं तो टाटा पावर 270 तक जा सकता है, पर वो ट्रेड ट्रिगर तभी होगा जब 228 क्रॉस कर जाए। ऑटोस के अंदर में सारे लार्ज कैप ऑटोस थक लिए, बजाज ऑटो ने भी कोशिश की, नहीं सका। पर जो ऑटो एंसिलरीज में हमने मोटी मलाई खाई, अब उसके बाद भी बॉश वापस 21,000 की तैयारी कर रहा है और उस ट्रेड को 17,400 का ब्रेकआउट आने पे लेंगे। बाकी सारे ऑटोस कंप्लीटली थक चुके हैं। टीवीएस मोटर्स ने भी अप ट्रेंड लाइन तोड़ दी, मारुति भी तोड़ रहा है। टाटा मोटर्स डीवीआर 280 चला जाएगा तो बड़ी बात नहीं, पर ये देखिए लास्ट की जो बाजार की चाल होती है ना, कछुए आराम की अपनी चाल चल चुके हैं। अब अंत में जो खरगोश उछलेंगे और उससे फिर भी वो तेजी का फील गुड फैक्टर बना रहेगा, तो बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स में जो डेंट बन रहे हैं उनको हमें भूलना नहीं है। केमिकल्स में अतुल इंडस्ट्रीज एक बार 9,600 आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। बासफ हम 6 महीने के व्यू से इकट्ठा कर रहे हैं और मौके पे 2550 भी आ गया नीचे तो हम छोड़ेंगे नहीं। 2750 आए तो एट मार्केट लेना है, अगला मूव 3700 का। सुदर्शन केमिकल्स भी एक्यूमुलेट है, जब तक 440 नहीं टूटता है टाइम पास करा सकता है। 440 के ऊपर गया तो 880 की चाल बन जाएगी। तो ये कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स इस वीक भी ऐड हुए हैं और भी हमारे जो पुराने सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स में लॉन्ग है वो मेंटेन्ड है। और देखिए एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात बन रही है, अगर हम वापस चार्ट का सहारा लें, ये जो फिन निफ्टी आजकल बहुत पॉपुलर हो गई है, इवन दो सौदे में इतनी ग्रैन्युलरिटी नहीं पर बहुत बड़े वॉल्यूम्स उसके ऑप्शंस में हो रहे हैं। अप ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, मोमेंटम डाइवर्जेंट है और ये जो वेव्स का स्ट्रक्चर है लॉन्ग टर्म बुल मार्केट का नहीं है, WXY वेव कंप्लीट है। जिस किसी दिन ये 3-4 दिन पुराने बंद भाव के नीचे बंद आ जाएगा, ये शॉर्ट के लायक हो जाएगा। वो सिग्नल आज भी आते आते बच गया। तो फाइनेंशियल निफ्टी, PSU बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी सब चरमरा रहे हैं। तो इसलिए राइट अवे एकदम से बहुत सारे सौदों को पुश करना मेरे को अभी भी ठीक नहीं लग रहा है। और सिलेक्टिव शॉर्ट्स है, सिलेक्टिव कुछ लॉन्ग्स है और बहुत लिमिटेड सौदे इस वक्त। और जैसे बाजार में प्रॉपर क्लियर ट्रेंड आ जाएगा तो फिर बहुत सारे सौदे राइज करेंगे। और ग्लोबल मार्केट्स की भी देखिए अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है। डॉलर इंडेक्स यूनिवर्सल कंसेंसस बन गया कि डूब जाएगी, पर उसने वापस एक बाई ट्रिगर दे दिया आज। S&P 500 ने लास्ट 2 दिन में शॉर्ट सेल सिग्नल दे दिया, नैस्डैक ने भी दे दिया, FTSE DAX भी उसी की तैयारी में। अब पॉवेल साहब की स्पीच है, वो अक्सर दोनों साइड की भयंकर वॉलेटिलिटी करा देते हैं, उनकी हर स्पीच में होता है और आज कुछ बोल बैठे ऐसा। ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ आ गया तो यहाँ जो चार्ट्स अभी भी रिलक्टेंट है नीचे जाने के लिए, तो सीधा गैप डाउन खुल सकती है। तो मैं अभी भी लार्ज कैप्स पे बड़ा कॉशियस स्टैंस है। हिंदुस्तान लीवर को छोड़कर मेरे को निफ्टी पे इस वक्त और कोई भी चीज पर कोई तेजी का सौदा रखने का मन नहीं है। ठीक है सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बहुत शुक्रिया, जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है। खैर इस बीच आप देख पा रहे हैं मार्केट एक रेंज के अंदर ही चल रहा है और सृष्टि थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ रही है, क्योंकि अब कल से 1 तारीख हो जाएगी तो आपको सेल्स के नंबर आने शुरू हो जाएंगे, ऑटो सेल्स के। इनफैक्ट सृष्टि हमारे साथ जुड़ी रही है, पर फटाफट से उनसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं और उनसे समझते हैं कि ऑटो सेल्स के नंबर कहाँ पे कैसे रह रहे हैं। मंथ और मंथ बेसिस पर ज़्यादा ध्यान से देखना होगा। सृष्टि बताएं जरा आप। फेस्टिव सीजन के बाद देखें तो इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी भी होलसेल बिक्री देखने को मिलेगी वो थोड़ी सी डिक्लाइन होती हुई ही दिखेगी अक्रॉस द सेगमेंट, जहाँ पे डी स्टॉकिंग का जो एक फैक्टर है वो प्ले करता हुआ दिखेगा। और उसमें अगर बात करें सेगमेंट वाइज तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे सबसे पहले नजर डालते हैं। यहाँ पे कई सारे मॉडल्स हैं जिनकी डिमांड अभी भी काफी मजबूत है और इसके चलते अगर मंथ ऑन मंथ देखें तो सिंगल डिजिट डिक्लाइन की हम उम्मीद कर रहे हैं इनके होलसेल्स डेटा में, जहाँ पे मारुति, M&M और टाटा मोटर्स इनके जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं होल्ड अप करते हुए जरूर नजर आ सकते हैं। 2 व्हीलर डिमांड की अगर बात करें तो यहाँ पे अर्बन की जो डिमांड और रिकवरी है वो रूरल से बेहतर बताई जा रही है और सेगमेंट वाइज स्कूटर्स में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है मोटरसाइकिल्स के बदले। एक्सपोर्ट्स डेटा की बात करें तो यहाँ पे बजाज ऑटो के एक्सपोर्ट्स अभी भी प्रेशराइज्ड होते हुए दिख रहे हैं। अगर मंथ ऑन मंथ देखें तो ज्यादा कुछ रिकवरी की हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। वहीं टीवीएस मोटर्स के जो एक्सपोर्ट्स डेटा है वो थोड़े से सुधरते हुए जरूर नजर आ सकते हैं, पर अगर ओवरऑल देखें तो डबल डिजिट डिक्लाइन हम देख सकते हैं सभी 2 व्हीलर OEMs में, जहां पे सबसे ज्यादा अगर गिरावट देखें तो हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स में आती हुई दिखेगी परसेंटेज के टर्म्स में, जहां पे उम्मीद है 3.8 लाख यूनिट्स जो है कंपनी बेच सकती है। CV सेगमेंट में अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहा है थोड़ा, कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी बिक्री पे जरूर असर देखने को मिल सकता है, पर इसके अलावा फ्लीट यूटिलाइजेशन की बात करें तो वो अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड ही दिखा रही है। पर महीने दर
महीने एक गिरावट जरूर हम देख सकते हैं, जैसे कि आयशा मोटर्स से हमें उम्मीद है कि VECV सेगमेंट में 5300 के आसपास यूनिट्स बेचेगी। वहीं टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड की बिक्री में 7 से 9% की महीने दर महीने गिरावट की हम उम्मीद कर रहे हैं। और आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे फेस्टिव सेल सीजन के बाद जो है गिरावट हम जरूर देख सकते हैं। महीने दर महीने 50% तक की हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, पर ये सीजनैलिटी का असर यहाँ पे हम जरूर होते हुए देख रहे हैं। और अगर महीने दर महीने साल दर साल देखें तो थोड़ी सी सपाट बिक्री ही ट्रैक्टर्स से आने की उम्मीद है। ये कह रही है कि आप चाहे पैसेंजर व्हीकल्स में हो, कमर्शियल्स में हो या फिर आप टू व्हीलर सेगमेंट में हो, सब में डी ग्रोथ होगी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, क्योंकि पिछला महीना फेस्टिवल्स का ना काफी जोरदार सेल्स के नंबर आए थे, इसलिए महीने के हिसाब से सब में माइनस फिगर आपको दिख रही है। अशोक लीलैंड एक शेयर है जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है और इस बार के सेल्स के नंबर भी इंपॉर्टेंट है। सुदीप, आप एक बार जरा चेक करेंगे अशोक लीलैंड को, इसमें क्या करना चाहिए? डिम्पी जी, अशोक लेलैंड का अगर आप चार्ट देखें तो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में है और मेरे हिसाब से यहाँ पे 152 153 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। पिछले अगर हम नवंबर सेकंड थर्ड वीक की भी बात करें, 11, 12 और 13 नवंबर वहां पे भी यही रेंज पे एक रेजिस्टेंस आया था और वहां से हमने देखा कि अशोक लेलैंड ने 141 का लो टेस्ट किया था और अभी भी फिलहाल एक राइज आया है 150-51 से भी हमें वहीं पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है हमें वेट करना चाहिए 152 के ऊपर एक सस्टेन हो जाए, 151 152 के ऊपर ये स्टॉक, तो ये 162 164 के एक अप मूव के लिए जा सकता है। पर तब तक ये लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बना रहेगा जब तक ये 152 के ऊपर नहीं क्रॉस होता है। तो मैं वेट करना चाहूंगा, कंडीशनल बाय रहेगा इसमें 152 के ऊपर। एक बार 152 के ऊपर निकल जाता है तो स्टॉप लॉस रहेगा 148 और टारगेट रहेगा 162। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं संजीव भसीन अपने स्टॉक पिक्स और साथ ही स्ट्रेटजी और आइडियाज लेकर। संजीव जी, गुड आफ्टरनून। और नए शिखर पर बाजार वॉलेटिलिटी के बीच भी 18,700 के पार निफ्टी गया, 62,900 के पार सेंसेक्स गया। बैंक निफ्टी ने आज ब्रीदर लिया है, कह सकते हैं एक मुनाफा वसूली नजर आ रही है, लेकिन इंडेक्स के इस एक्शन को कैसे देखते हैं आप? तो वो तो रोटेशन चलेगी। अब एक चीज तो नहीं चल सकती ना। आप देखिए, कल आपको और परसों भी कहा था, कल भी कहा था आपको, आज भी कहा, डालमिया सीमेंट 1765-70 वाला 1835 हो गया। अल्ट्राटेक सीमेंट आपको बहुत जोर से कहा था, वो न्यू हाई पे है। इसके अलावा साउथ इंडिया बैंक 18 बिक गया, GMR 44 और जी 267 रुपए हो गया। टाटा मोटर भी आपको कहा था, टाटा मोटर का भाव हो गया 444 रुपए। अब आपके लिए दो पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं? जी संजीव जी बताइए। आप कैनफिन होम लीजिए 550-51 में, stop loss of 530. This is headed to 590. And the second is Sun Pharma. Buy it at 1045. Stop loss of 1020. 1100 का टारगेट ऑन Sun Pharma. वाह, क्या शानदार स्टॉक्स लिए हैं आपने। सन फार्मा 1100 की तैयारी और 550 कैनफिन होम्स, बहुत ही अच्छा चल रहा है। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरऑल बाजार पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की राय है, लेकिन इंडिविजुअल आइडियाज में काम अच्छा हो रहा है, इंक्लूडिंग सीमेंट स्टॉक्स लाइक डालमिया। राजेश जी हैं हमारे साथ। राजेश, आपके साथ एक स्टॉक डिस्कस करते हैं, वो है JTL इंडस्ट्रीज। 305 रुपए का भाव है। पाइप कंपनीज में कुछ दिनों से वापस से रिकवरी से आती नजर आ रही है और एंटीक ने जब से इसके ऊपर एक रिपोर्ट निकाली है 300 के आसपास घूम रहा था, आज थोड़ा करंट आया है। क्या लेवल्स देख सकते हैं JTL में? तो अजय जी, एक अच्छा रैली हमने स्टॉक में देखा था। उसके बाद अगर देखें तो पिछले 4-5 वीक से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन करते हुए दिख रहा है, बट ओवरऑल सेटअप तो इसके पॉजिटिव है और हमें लगता है अगर ये स्टॉक 290 के ऊपर बना रहा तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए वो होना चाहिए करीब 330 से लेकर 340 तक की अपसाइड भी यहाँ पे आते हुए दिखेगी। तो स्टॉक 3-4 वीक से एक साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है और हमें लगता है ये रेंज का जो ब्रेकआउट है वो 310 के ऊपर आते हुए दिखेगा। 310 के ऊपर 340 के टारगेट आते हुए देखेंगे तो बाय करने की सलाह है 290 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, JTL पे आपको एक रिकमेंडेशन मिली, लेकिन इस बीच आप एक कमिंग अप और देख पा रहे होंगे कि ऑयल मार्केटिंग को लेकर एक अहम खबर भी आपके सामने उतारने वाले। एक सेगमेंट और भी है जो भी आपका इंतजार कर रहा है और लगातार वो अच्छे खबरों से आपको मिलता है, वो है खबर गर्म है। थोड़ी देर में शरद हमारे साथ जुड़ जाएंगे, वो भी आपको इस सेगमेंट के बारे में जानकारी देंगे। खैर आगे बढ़े, जब तक ऑयल मार्केटिंग की खबर आती है इस बीच एक दो शेयर और पता कर लेते हैं।
कहाँ पे और तेजी है, यहाँ पे पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं कि वहाँ पे सौदे उठाए जाए। गार्डन रीच एक और शेयर है, ये एक्चुअली मैं छोटे छोटे शेयर इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप अगर चेस करता है तो इसी शेयर से चल सकता है। गार्डन रीच और मजगांव डॉक, सुदीप दोनों में से क्या लें? दोनों ही आज अच्छा मूवमेंट दे रहे हैं, प्राइस और वॉल्यूम दोनों। गार्डन रीच और मजगांव डॉक अगर दोनों देखें तो दोनों में से मुझे एक गार्डन रीच ज्यादा पसंद आ रहा है। कि अगर हम गार्डन रीच का देखें तो एक बड़ा मूव आया था 320 से लेके 540 तक, उसके बाद ये पिछले एक सवा महीने में कंसोलिडेशन पैटर्न बना रहा है 460 और 505 के बीच में। और आज हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ पे अराउंड 480 485 के सपोर्ट जोन के साथ। और जब लास्ट 1.5 महीने में ये स्टॉक ने जिस दफा भी 20 EMA को टेस्ट किया है वहां से ये स्टॉक ने कम से कम 12 से 15% का मूव दिया है। तो इस दफा भी हमें लग रहा है कि ये 480 485 का जो इसका 20 DMA एरिया है वहां से ये एक अच्छा सा रिबाउंड देगा और ये अराउंड 545 555 का टारगेट ऊपरी स्तर पे लग रहा है और मे बी इवन मोर बियॉन्ड दैट ऑल्सो। पर 545 550 का पहला टारगेट लेके चलते हैं और इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 490 का। अब कुछ एक ऐसी खबरें जो कि डीलिंग रूम में चल रही हैं, डीलर्स अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं, बता रहे हैं, वो आप तक भी हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं खबर गर्म है सेगमेंट के साथ। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा लॉरस लैब्स और यहाँ पे जो है खबर आ रही है डीलर से कि प्रमोटर बाइंग चल रही है और स्टॉक में करेक्शन देखने मिला है। और कल जो था आपके कोटक की रिपोर्ट आई थी उसके कारण शेयर्स में जो है 10% का गिरावट भी देखने मिला था। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट और यहाँ पे कई ब्रोकरेज जो है यहाँ पे खरीदारी की राय दे रहे हैं और टारगेट प्राइस जो है ऑलमोस्ट 1000 रुपये का जो लक्ष्य रखा गया है। अब याद रखिए जो स्टॉक है भारत के और यूके के बीच जो FTA हो रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसके 3 चरण की जो है बातें अब शुरू हो चुकी है। और स्टॉक में अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो अप्रैल 22 से जो है के स्तर पे जो लेवल्स हैं वहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। और इसके अलावा रिको ऑट आपके ऑटो जो है कंपनी फोकस में रहेगा, स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ पे पिछले 2 महीने में जो है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ कारोबार कर रही है। और कल से ऑटो सेल्स के नंबर के भी आंकड़े आने वाले तो इसको भी जो है स्टॉक को फोकस में रखेगा और मई 2019 के बाद जो है ये ब्रेकआउट देने के लिए स्टॉक तैयार है। ठीक है, 3 शेयर हो गए यहाँ पे जो शरद आपको बता रहे थे। फर्स्ट तो यूनाइटेड स्पिरिट्स जो थोड़ी देर पहले सुदीप आप भी बता रहे थे शेयर। अब ब्रोकर्स हमको ये पता लगा कि अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस में भी इसको लेकर रिकमेंडेशन है, 1000 का लेवल है। फंडामेंटल बेसिस पर खबर ये है कि FTA जल्दी हो सकते हैं यूके भारत के बीच में, इसका बेनिफिशियरी है ये। दूसरा रिको ऑटो, ठीक ऑटो सेल्स के नंबर से पहले ऑटो एंसिलरीज में तेजी है, ये अब 2019 के हाईस को ब्रेक कर रहा है। और तीसरा है लॉरस लैब्स, कोटक की रिपोर्ट आने के बाद टूटा शेयर, आज रुक गया है। राजेश जी आपसे शुरू करें, क्या इसमें लॉरस लैब में आपको लग रहा है कि बेस बन गया है? आज के वॉल्यूम को देख के लग रहा है कि है तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग की, भले ठीक है प्राइस में बहुत बड़ा एक्शन नहीं है लेकिन वॉल्यूम में एक्शन है। नहीं डिम्पी जी, अभी इट्स टू अर्ली टू से कि बेस बन गया है क्योंकि स्टॉक के सेटअप तो काफी वीक हो चुके हैं और हमें लगता है कि जो पुराने जो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे, मल्टीपल सपोर्ट जोन एरिया, वो भी अभी तक रिगेन नहीं हुए। तो हमें तो लगता है कि अभी उछाल जरूर आ सकता है अगर कोई बाइंग एक्शन है लोअर साइड पे, लेकिन 440 45 ये काफी टफ रेजिस्टेंस रहेगा ये उछाल में। जब तक उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ये वापस स्टॉक रिगेन नहीं करता है अपना प्राइस, जब तक हमें लगता है कि अभी अवॉइड करना चाहिए बाइंग के लिए। तो सेल ऑन राइज की रणनीति जब तक ये 445 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुदीप से हम बात करते हैं सांघवी मूवर्स की। आज सुबह हम बात कर रहे थे कैसे कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स और इंफ्रा इक्विपमेंट स्टॉक्स फोकस में आएंगे। और आप देखिए एक तरफ तो M&M चला जो कि फार्म इक्विपमेंट ट्रैक्टर बनाता है और दूसरे फार्म इक्विपमेंट, लेकिन दूसरी तरफ सांघवी मूवर भी 6% ऊपर हो गया। आपको सुबह प्री मार्केट में ये बताया था। M&M देखिए डेज हाई पे और सांघवी मूवर्स भी देखिए आप करीब करीब 6% डेज हाई की तरफ जाता हुआ। दोनों के चार्ट देख के बताएं सुदीप। अजय जी, दोनों स्टॉक M&M और सांघवी मूवर्स, अगर पहले सांघवी मूवर्स की बात करें तो सांघवी मूवर्स अपने 7 साल के ब्रेकआउट पे है। 2016 में ये पिछली बार ये लेवल हमने देखा था और आज ये 2022 में ऑलमोस्ट 6-7 साल के एक ब्रेकआउट के बाद ये मूव हमें ये दिख रहा है। और पिछले अराउंड 20 दिन में ये बहुत
बहुत अच्छा बड़ा मूव आया था, 220 से लेके 310 315 का एक मूव आ चुका है। एंड इसने अपने काफी इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस जो 265 285 के बीच में थे, ये उसको पार करके वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहीं पे नहीं रुकेगा, यहाँ से हम और भी एक बड़ी चाल ऊपर की तरफ हम देख पाएंगे। तो इसे पोजिशनल ट्रेड बना के चलना चाहिए। एक डिप 310 315 के बीच में कोई भी डिप आए वहां पे हमें इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। 303 के स्टॉप लॉस के साथ 330 और 340 के टारगेट के लिए हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और रही बात M&M की, M&M में हमने देखा है कि ये स्टॉक में आज सुबह से एक अच्छा ट्रिगर था, अराउंड 1260 1265 का जो इसका जो 1270 का 20 EMA था। जैसे ही ये स्टॉक ने इसके ऊपर क्रॉस किया था, पहले तो ये स्टॉक ने क्या किया था कि ये 5-6 महीने से एक अप ट्रेंड में था, 1350 तक का एक हाई लगा दिया था। फिर 1200-1202 तक का एक करेक्टिव मूव आया था जो ऊपर से 10-12% है, जो कि कोई भी बड़े रैली के बाद हो सकता है। पर आज इसने जो 20 EMA के ऊपर सस्टेन किया तो एक रिवर्सल पैटर्न कंफर्म हो गया यहाँ पे। और वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट के बढ़ने के साथ हम देख रहे हैं कि आज ऑटो स्टॉक में भी अच्छी खासी खरीदारी हो रही है और कल सेल्स नंबर भी है, उसके पहले ये मूव आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये चाल यहाँ से 1360 1380 की रहेगी M&M में, और इसके लिए 1280 का स्टॉप लॉस हमें लेके चलना चाहिए साथ में। ठीक है राजेश जी, अडानी ग्रुप स्टॉक्स में अडानी ग्रीन पर एक बार आप अपनी राय दीजिए। एक शार्प अपमूव इस स्टॉक में इस वक्त नजर आ रहा है, 2126 के लेवल्स पर करीब 6% की तेजी ये स्टॉक देख रहा है। बिल्कुल काफी अच्छा प्राइस एक्शन बना है पिछले कुछ मिनटों में, और जिस तरीके से स्टॉक में अभी ये बाउंस आया है, ये ऑलमोस्ट सब अपने 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि आज के प्राइस एक्शन में अगर ये फर्दर एक्सटेंड होता है अप मूव और 2160 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है ये स्टॉक का प्राइस, तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 2250 2300 की तरफ भी इसको लेके जा सकता है। तो एक करेक्टिव मूव के बाद एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। करंट लेवल से जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे फ्रेश भी बाय कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस यहाँ रखे करीब 2085 के आसपास, और अपसाइड में 2160 के ऊपर अगर ये निकल जाता है आज की क्लोजिंग के पहले, तो फिर ये 2250 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। ठीक है, 2250 की तरफ बढ़ता है। शेयर चलता बहुत तेज है, ये जो वॉल्यूम आया ना लास्ट 5 मिनट के अंदर, और जिस तरह का प्राइस एक्शन है, बिल्कुल नोटिसेबल शेयर है। बेहतर शेयर का एक चुनाव एकदम से हुआ। पेट्रोलियम मंत्रालय ने उज्ज्वला स्कीम के तहत सब्सिडी देने के लिए बजट में 7000 से 8000 करोड़ की मांग की है। इसकी और जरा डिटेल और जरा पड़ताल करते हैं। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, इस खबर पे प्रकाश डालिए और बताइए। जी, वित्त मंत्रालय की अब बैठकें शुरू हो गई है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ कि उनको बजट से क्या चाहिए, कि इस स्कीम के लिए कितना रकम चाहिए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस बात की मांग की है कि उन्हें LPG सब्सिडी के लिए 7000 से 8000 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी वित्त वर्ष 2024 का जो बजट होगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय का ऐसा मानना है कि 200 रुपये पर सिलेंडर की जो सब्सिडी 9 करोड़ उज्ज्वला कस्टमर्स को इस वक्त सरकार दे रही है, उस स्कीम को जारी रखने की ज़रूरत है। उनको सब्सिडी की रकम लगातार देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी LPG की कीमतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, लिहाजा इस वक्त कंज्यूमर को राहत देने की ज़रूरत है। और इसलिए इस बात की मांग की है कि 7 से 8000 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है वो आवंटित की जाए। साथ ही साथ इस बात की भी गुजारिश की गई है कि इस स्कीम को जारी रखना इसलिए ज़रूरी है कि रिफ़िल रेट जो है LPG सिलेंडर्स पे उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें तेज़ी आए। इस वक्त रिफ़िल रेट जो है वो करीब 3 से 4 सिलेंडर है सालाना के आधार पे, और जिसकी वजह से वॉल मार्केटिंग कंपनी जो है उनका काफ़ी बड़ा रकम जो है वो फंसा हुआ है कंज्यूमर्स के पास, क्योंकि उज्ज्वला स्कीम का जो प्रारूप है, जो स्ट्रक्चर है, वो इस तरीके से है कि 3200 रुपये की पूरी कॉस्ट है, जिसमें 1600 रुपये स्टोव का है और 1600 रुपये सिलेंडर का कॉस्ट है। उसमें 1600 रुपये वॉल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो EMI के तौर पे कंज्यूमर्स को देती हैं, और जब वो रिफ़िल कराते हैं तो वो उसकी रिकवरी करते हैं। लेकिन क्योंकि रिफ़िल ही नहीं हो रही है तो वॉल मार्केटिंग कंपनीज रिकवरी कहाँ से करेंगी, जिसकी वजह से करीब 4500 करोड़ रुपये जो है वॉल मार्केटिंग कंपनीज का कंज्यूमर्स के पास फंसा हुआ है। इसलिए सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय ने सिफारिश की है कि
जब सब्सिडी की रकम दी जाएगी फिर रिफिल रेट में तेजी आएगी और उसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो उनकी रिकवरी है, जो उनका ड्यूज है, वो उसको रिकवर कर पाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए सिफारिश की गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि मौजूदा हालात को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय को ये रकम वित्त मंत्रालय से मिल भी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश इस खबर के लिए। मीनवाइल सेंसेक्स 63,000 के ऊपर आ गया है। निफ्टी पिछले 15 मिनट में जबरदस्त तेजी दिखाई है। निफ्टी भी डेज हाई पे 18,800 के आसपास निफ्टी। ये देखिए लास्ट 15 मिनट का जो मूव आया है 500 पॉइंट 63,000 का लेवल, 18,800 पे आपका निफ्टी। निफ्टी में देखिए हुआ क्या, 1-2% के M&M गेन्स के साथ थे, ट्रेड कर रहे थे। 4% से ऊपर M&M आ गया है। साथ में एशियन पेंट्स भारतीय 1.5% का मूव, भारतीय 0.5% गेन में था, इस समय 850 पे वापस आ गया। एशियन पेंट 3180 रुपए चला एशियन पेंट पिछले 4 दिनों में। ये सारे स्टॉक्स टाइटन, टाटा स्टील, HUL 2% 2700 के आसपास। पूरा ये जो ऑफ कोर्स रिलायंस तो है ही 1% ऊपर, लेकिन लास्ट 15 मिनट में बहुत ज्यादा टिल्ट हो गया बाजार वापस। कंज्यूमर स्टॉक्स, चाहे वो FMCG, भारतीय भी कंज्यूमर स्टॉक है अगर आप देखिए तो, और मेटल में तेजी चली रही है जबरदस्त, छोड़ नहीं रहा है बाजार। जहां हमें लग रहा था कि डेज लो पे निफ्टी, डेज लो से डेज हाई की तरफ निफ्टी आ गया और साथ में बैंक निफ्टी को भी खींच के लाया। जरा बैंक निफ्टी के गेनर्स लगाइए डायरेक्टर साहब। ये देखिए बैंक निफ्टी आएगा आपके स्क्रीन पे। बैंक निफ्टी में हुआ क्या, ICICI वापस आ गया, HDFC और कोटक फ्लैट थे। लास्ट 4 दिन से अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं स्ट्रेटेजी ये रखिए, PSU से बुक करिए प्रॉफिट और HDFC और कोटक में आप हाइड करिए, या तो चलेंगे या गिरेंगे कम, और वही हुआ। कोटक बैंक डेज हाई, आज सुबह भी प्री मार्केट में डिस्कस किया, HDFC बैंक भी डेज हाई। बिल्कुल ऐसा हो गया अजय, जो निकुंज बता रहे थे कि नया हाई बनना एक फॉर्मेलिटी बनते जा रहा है। हर वो तो रोज रोज ही बनेगा, नया हाई तो पीछे छूट गया, अब तो 18,800 पे आ गए। एक बार HDFC कोटक पे पूछ ले आपसे, हम लेके बैठे हुए हैं HDFC कोटक इस समय। राजेश, क्या लेवल्स दिखते हैं आपको इस सीरीज में आते हुए? अजय जी, HDFC बैंक का जो सेटअप बना है, हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में 1750 तक के अपसाइड यहाँ पे बनेगी, क्योंकि ये एक स्टॉक है जो कि अभी भी डेली सेटअप पे देखें तो ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन करते हुए दिख रहा है, एक फ्लैग फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है प्राइस एक्शन में अगर बात करें तो 1630-40 इसके लिए एक इमीडिएट लेवल है, जो कि इसके लिए एक रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए दिख रहा है। लेकिन हमें लगता है कि देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि इस बार ये 1640 के ऊपर निकल के फिर ये 1750 तक की अप मूव यहाँ पे कंटिन्यू करेगा, क्योंकि अब यहाँ से हमें लगता है कि लीडरशिप आते हुए दिखेगी और ये स्टॉक बैंक निफ्टी को फर्दर सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। वहीं हम बात करें तो इसका जो ट्विंस है HDFC की भी बात करें तो HDFC में भी जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं और एक ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करके उसके ऊपर अब ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि HDFC लिमिटेड भी 2760-2780 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे भी हमारा व्यू पॉजिटिव ही है और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2660 का, और HDFC बैंक में हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे तेजी करने के लिए, वो होगा करीब ऑलमोस्ट 1580 के आसपास। तो दोनों ही स्टॉक हमें लगता है कि HDFC ट्विंस दोनों ही स्टॉक यहाँ से एक अच्छा मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकते हैं और इंडेक्स को यहाँ पे फर्दर तेजी एक्सटेंड करने के लिए दोनों स्टॉक का एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन आते हुए दिख सकता है। FCS जिस तरह से निकुंज भी बता रहे थे, इन स्टॉक्स पर, इस सेगमेंट पर भी नजर रखनी चाहिए। स्टॉक्स लाइक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की अगर बात करें, अच्छे अपमूव्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक बार बजाज ट्विंस को भी लेकर आएंगे, वहां पर भी देखते हैं किस तरह की स्थिति बन रही है। लेकिन 8% की बढ़त श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में, और 30 तारीख है आज इसकी रिकॉर्ड डेट है मर्जर की। हाँ, तो ये मैं आपको थोड़ा रिकॉल भी कराना भूल गया, आज इसकी रिकॉर्ड डेट है श्रीराम सिटी यूनियन की और श्रीराम, इसीलिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट दोनों ने क्या, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, श्रीराम सिटी यूनियन भी दे। ओके, दोनों के ये तो चल नहीं, इसमें वॉल्यूम नहीं हो रहा है क्या? श्रीराम ट्रांसपोर्ट, श्रीराम सिटी यूनियन भी। इनफैक्ट ये देखिए, आपको बताऊं मैं कि 80 पॉइंट फ्यूचर्स गेन में आ गए। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम कल के ट्रिगर के देखिए, 2 बातें हैं जो आपको हम अहम ट्रिगर में आपको बताई थी। एक तो आज शाम को ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट पे पावेल साहब बोलेंगे, तो पावेल साहब की क्या कमेंट्री है कि उससे यूएस इंपैक्ट करेगा, उससे हम करेंगे। तो उससे पहले बाजार थोड़ा कॉशियस था, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग का जोर से बाउट आया। दूसरा Q2 GDP भी आएगा इंडिया का, तो ये चीजें
आफ्टर मार्केट आ जाए, लेकिन यूएस फ्यूचर्स जहां तेजी में आया जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ गई। बिल्कुल बिल्कुल यही है, और यूएस फ्यूचर्स की वजह से है। एक बार ना सिटी यूनियन का भी मैं दिखाया तो वहां पे भी बहुत जबरदस्त मूवमेंट आया। अगर आप प्राइस हमारा कैप्चर नहीं कर रहा है किसी रीजन, लेकिन अगर आप मैं दिखाऊं तो आपको जबरदस्त एक मूव सिटी यूनियन के अंदर बना है, सीधा 2200 रुपया हो गया। अब ये थोड़ी देर पहले तो 1900 का रेट था, 15% चल रहा है इस वक्त वैसे देखे तो सिटी यूनियन। यस एग्जैक्टली, तो इसलिए जिनकी आज रिकॉर्ड डेट थी और दोनों के दोनों शेयर्स आपको चलते हुए दिखेंगे। और ये जबरदस्त स्पीडोमीटर आपके सामने आ चुका है और सेंसेक्स का 63,000 का लेवल आज लगा। तो आज नया हाई फिर से सेंसेक्स पे लगा। निफ्टी पे आज ही के दिन 3 बार हाई लग गया, तो पहले सुबह, दोपहर यानी कि क्लोजिंग के स्टार्टिंग में, और फिर क्लोजिंग के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर भी आपको नया हाई लगता दिख रहा है। ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे आपकी रिकमेंडेशन होगी क्या BTST अब करके जाने की सर? राजेश जी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट तो यस काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है और डेली सेटअप पे देखे तो एक अप स्लोपिंग चैनल में यहाँ पे ट्रेवल करते हुए दिख रहा है स्टॉक। और जिस तरीके के मोमेंटम बने, हमें लगता है नेक्स्ट इसका पड़ाव बनेगा 1450 की तरफ। तो यस यहाँ पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस अब करंट लेवल पे 1325 के आसपास रखेंगे। ठीक है, तो इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन नजर आ रहा है। श्रीराम सिटी पर भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 15% के अप मूव्स है, लेकिन एक और स्टॉक है जो कि अब 10% तक की तेजी देख चुका है। आज शुरुआत से ही सुदीप, वरुण बेवरेजेस में एक्शन तो दिखा था, लेकिन ये एक्शन लगातार तेज होता रहा और आखिरी कुछ मिनटों की अगर बात करें, बढ़िया एक्शन के साथ 10% के अप मूव्स यहाँ पर 1264 के स्तरों पर ये कर रहा है ट्रेड। मानसी जी, ये स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई आज लगाया है और रिकॉर्ड वॉल्यूम्स के साथ ये लगा रहा है। मतलब ये सिर्फ नॉर्मली वॉल्यूम्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जब ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई लगाता है, और आज रिकॉर्ड हाई के साथ ये वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक बढ़ रहा है। और इसने अपने जो पिछले जो एक बीच में एक 1233 का एक रेजिस्टेंस था जो 3 नवंबर को एक इसने बनाया था, अब ये इसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है ट्रेड करके। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम बना रहेगा ये स्टॉक में। टेक्निकली अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे ये हायर टॉप हायर बॉटम भी बना रहा है एंड मूविंग एवरेजेस भी सारे सपोर्टिव है इसके अंदर। तो मुझे लग रहा है ये अगला स्टॉप इसका होगा 1350 से 1400 तक, और 1220 के स्टॉप लॉस के साथ हमें इसमें बाय करना चाहिए 1400 के टारगेट के लिए। सुदीप, अभी मैंने अडानी ग्रीन पर राजेश जी से उनका आउटलुक पूछा। अडानी ट्रांस में भी हम देख रहे हैं 6% की तेजी, बढ़िया एक्शन अडानी ग्रुप स्टॉक्स में इस वक्त नजर आ रहा है। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन्स अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। इन स्टॉक्स पर आप, इनफैक्ट अडानी ट्रांसमिशन पर आप अपनी राय दीजिए। अडानी ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक एक लगातार फॉल में था 4200 से लेके 2720 2725 तक। उसके बाद आज फिर से ये एक बार अपना 200 डीएमए रिक्लेम कर रहा है 2820 के ऊपर। तो ये पहला दिन है आज 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन करने का। तो मुझे लग रहा है यहाँ से जैसे अगर मार्केट में ये मिड कैप मोमेंटम और ये चल रहा है तो ये दूसरे मिड कैप के साथ चलेगा, पर यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस वाली चाल नहीं नजर आ रही है। तो आज के दिन के लिए ये 6-7% तेज है, बट अगर कोई प्रीएम्प्टिव और रिस्की अगर मैं कहूँ तो ये रिस्की बेट के उसमें ये आएगी। और 2900 के स्टॉप लॉस से 3050 3070 के टारगेट के लिए एक रिस्क लेके इसमें BTST किया जा सकता है। थोड़ी देर पहले सीमेंट कंपनीज को लेकर चर्चा हो रही थी। सुदीप, शायद मैंने आपसे ग्रासिम के बारे में पता किया था, करीब 2.5% ऊपर है। BTST करके जाए ना, जरा जल्दी से बता दीजिए, BTST करके जाना है? कह सकते हैं BTST इसमें ग्रासिम ने अपना ऑलमोस्ट ये 15-16 दिन का रेजिस्टेंस निकाला है जब भी वॉल्यूम के साथ, और पिछले आधे घंटे में हमें ओपन इंटरेस्ट में भी काफी बढ़ोतरी दिख रही है। तो मुझे लग रहा है इसमें ये चाल कंटिन्यू रहेगी। ग्रासिम, दालमिया भारत जो हमने दोनों डिस्कस किए थे, ये दोनों में BTST करके जा सकते हैं। 1-1.5% स्टॉप लॉस से यहाँ से 3 से 4% की अपसाइड हमें ये स्टॉक्स में देख सकते हैं। इसी एक शेयर है गोदरेज प्रॉपर्टीज, क्या इसको BTST करके जाएं? 1300 के ऊपर आज क्लोजिंग दे रहा है वापस से। ये काफी दिनों के बाद 1300 के ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है हमको। जी मेरे लिए, हाँ जी आपके लिए राजेश सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो गोदरेज प्रॉपर्टी पे व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि आज देखें तो रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी आज देखें तो सभी में एक अच्छा लोअर साइड से बाइंग इंटरेस्ट बना है। और गोदरेज प्रॉपर्टी में भी जो फॉर्मेशन बन रहे हैं डेली सेटअप पे देखें तो ऑलमोस्ट अब ये स्टॉक अपने जो 15 नवंबर को स्विंग हाई बने थे उसको ऑलमोस्ट ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। और आज की क्लोजिंग 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन होती हुई दिख रही। तो हमें लगता है कि यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट इसका बनना चाहिए 1360 1370 की तरफ। तो बाय ही करेंगे इसको 1290 के स्टॉप लॉस से। एक क्वेश्चन मेरे को आपसे और लेना है, कैश का शेयर है, इसका नाम है मेट्रो ब्रांड्स। आप शायद कल परसों मैंने आपसे पता किया था, पता नहीं किसी गेस्ट से मैंने पता किया था। ये एक ना ब्रेकआउट है चैनल का,
और ये ब्रेकआउट पहले वॉल्यूम नहीं था, थोड़ा सा वॉल्यूम आज दिख रहा है इसके अंदर। ये शेयर चल सकता है सर 100 रुपए? ये 830 का शेयर है, 930 हो जाएगा सर ये? तो ऑलमोस्ट 6-7 वीक के करेक्टिव मूव के बाद लास्ट 2 वीक से सारी सेलिंग एब्जॉर्ब होते हुए दिख रही है, और अब लास्ट 2 वीक में जो डोजी फॉर्मेशन थे उसका ब्रेकआउट यहाँ पे करंट वीक में आते हुए दिख रहा है। तो बिल्कुल हमें लगता है कि यहाँ पे 805 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। स्टॉक की क्लोजिंग अगर 845 के ऊपर आएगी तो फिर नेक्स्ट टारगेट बिल का 900-915 तक भी आते हुए दिख सकता है। तो बच्चे हैं क्विकली एक बार हाइडलबर्ग पे, क्योंकि अभी 2 बार डिम्पी ने भी जिक्र किया सीमेंट पैक का। हाइडलबर्ग सीमेंट की अगर बात करें, एक शार्प अप मूव इस स्टॉक पर भी इस वक्त नजर आ रहा है। बढ़िया तेजी 2.5% के मूव एट डे हाई। सुदीप इस पर राय दीजिए। मानसी जी, हाइडलबर्ग एक कंसोलिडेशन पे ट्रेड कर रहा है 190-205 के बीच में पिछले कुछ हफ्तों से, और मुझे लग रहा है ये जो सीमेंट में जो मूव आ रहा है इसमें मिड कैप सीमेंट, ये जैसे दालमिया भारत और ग्रासिम के बाद अब मुझे लग रहा है अगला ये सारा मिड कैप सीमेंट ही चलेगा, हाइडलबर्ग या सागर सीमेंट है। तो यहाँ पे ये अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर हाइडलबर्ग ट्रेड कर रहा है फिलहाल, और यहाँ पे बाय किया जा सकता है, और 198 के स्टॉप लॉस से 220 के टारगेट के लिए। चलिए, नए हाइज नए रिकॉर्ड बनाते हुए निफ्टी पहली बार 18,800 के पार इस वक्त ट्रेड होता हुआ है। इंडेक्सेस की अगर तस्वीर देखेंगे में इन पर्टिकुलर निफ्टी और सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे, आज शुरुआत जो हुई, शुरुआत के बाद एक सीधा अप मूव है जो कि बाजार ने देखा। मिड मार्केट तक ये अप मूव नजर नहीं आया था, लेकिन जैसे जैसे 2 बजे के बाद एक तरह से जैसे क्लोजिंग कॉल्स की शुरुआत हुई, उसके ठीक बाद एक्शन जो है बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि लगातार एक्शन के साथ नए रिकॉर्ड्स निफ्टी 18,800 के पार हम देख रहे हैं। ऐसे में कौन से सेक्टर्स थे, कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया? हमने देखा एफएमसीजी प्लेज में अच्छी खासी मजबूती दिखी, ऑटोमोबाइल स्पेस में अच्छा एक्शन है, ऑटो बिक्री आंकड़ों की भी अब यहाँ पर इंतजार है, कल ऑटो बिक्री के डेटा आएंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्लेज में अगर देखें, इंश्योरेंस सेक्टर पर लगातार हम हमारा आउटलुक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स जो कि 2-2.25% तक की तेजी दिखाते हुए, सीमेंट पैक ने अच्छा खासा एक्शन दिखाया, ग्रासिम, हाइडलबर्ग सीमेंट जैसे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती के साथ ही कामकाज। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक की सेहत भी बनती हुई दिखी, लगातार हमने देखा एक्शन। सिप्ला के स्टॉक में आज दिन की शुरुआत से एक्शन था, 2-2.25% की तेजी के साथ ही यहाँ पर क्लोजिंग बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा एफएमसीजी प्लेज में जहां आउट परफॉर्मेंस थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे काउंटर्स ने अच्छा एक्शन दिखाया। महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब 5% की बढ़त के साथ इस वक्त ट्रेड करता हुआ। बाजार के हीट मैप को अगर देखेंगे, तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा खासा नजर आ रहा है। ऑटोमोबाइल स्पेस में बजाज ऑटो, एमएनएम जैसे काउंटर्स इस वक्त आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पर मेटल पैक में हिंडाल्को का स्टॉक तेजी दिखा रहा है। सीमेंट पैक में ग्रासिम पर नजर रखें तो एफएमसीजी में HUL, ब्रिटानिया, और साथ ही हम देख रहे हैं फार्मा पैक में सिप्ला जैसे काउंटर्स ने अच्छा एक्शन दिखाया है। इसके अलावा LNT में 1-1.5% तक की तेजी आप देख रहे हैं। पेंट स्टॉक्स ने आज भी अपनी तेजी को जारी रखा है। क्रूड करेक्शन में तो इन स्टॉक्स में एक बार एक्शन दिखा था, लेकिन आज जब क्रूड में रिकवरी दिखी उसके ठीक बाद भी पेंट स्टॉक्स में हम देख रहे हैं एशियन पेंट्स इन पर्टिकुलर करीब 2-2.5% तक की तेजी दिखाते हुए। इसके अलावा JSW स्टील के काउंटर में अच्छी मजबूती नजर आई। लेबोरेटरी स्टॉक्स में डिविज लैब पर नजर रखें, और साथ ही किरिट पारेख की जो रिपोर्ट आई है गैस प्राइसिंग को लेकर, इसके ठीक बाद OMCs भी फोकस में रहे, और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर भी एक इम्पैक्ट बढ़ता हुआ नजर आया। चीन में रीओपनिंग की उम्मीद से मेटल शेयरों की चमक जो है लगातार बढ़ती हुई देखी हमने। हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक में, JSPL जैसे स्टॉक में 2-3% तक का एक्शन नजर आया। तो ये है मार्केट, और मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आज देखने को मिला। लग ही रहा था सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट भी एक म्यूटेड, एक रेंज बाउंड कामकाज करेगा, लेकिन सेकेंड हाफ तक पहुंचते पहुंचते लास्ट कुछ मिनटों में कह सकते पिछले आधे घंटे में मार्केट ने जो एक्शन दिखाया वो बिल्कुल काबिल तारीफ। एडवांसेस और डिक्लाइंस, 1275 एडवांसेस के सामने 767 डिक्लाइंस। मार्केट का मूड, माहौल, मोमेंटम और ब्रेथ काफी पॉजिटिव। फाइनल क्लोजिंग आपके टीवी स्क्रीन पर 18,780 के लेवल्स पर निफ्टी इस वक्त 162 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड्स क्लोज होता हुआ, लेकिन 18,800 के लेवल्स को ध्यान में रखें, क्योंकि 18,800 को एक बार ये छू कर निकल गया है। तो इन्हीं लेवल्स के आसपास पॉजिटिविटी कायम।
बैंक निफ्टी 43,251 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। सेंसेक्स में 63,000 के पार के लेवल्स, 63,000 के पार यहाँ पर एक्शन दिखा, एक्शन 63,000 के पार ही कायम। 450 अंकों की तेजी। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स बढ़िया नजर आए और कई सारे स्टॉक्स सेक्टर्स हैं मिड कैप स्मॉल कैप में जिनमें एंट्री पॉइंट्स भी अब बनते हुए दिखेंगे, तो इन पर भी खास तौर से नजर रखनी होगी। बहरहाल एक अच्छा खासा एक्शन पैक दिन और ये दिन की क्लोजिंग भी एक्शन पैक ही नजर आई। क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सुदीप और राजेश, आपका शुक्रिया और आप बने रहें ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।